तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, शाहपुरा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। दरअसल जानकारी के मुताबिक कार की चपेट में बाइक आई है और टक्कर के बाद कार पलटी खा गई। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि पुल से नीचे बाइक सवार गिर गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार महिला 40 फीट तक नीचे जा गिरी। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। मनोहरपुर थाना इलाके के हाईवे स्थित माधोवेणी नदी पुलिया पर एक बेकाबू कार ने बाइक को टक्कर मारी है। इतनी जबरदस्त टक्कर कि बाइक सवार महिला उछल करके पुलिया से 40 फीट नीचे गिरी। इसके बाद कार भी पलट गई और इसी दौरान हाईवे पर कुछ देर के लिए जाम भी लगा है। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हुई हैं। ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर लग गई और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से टक्कर मारने के बाद ये कार पलटी खाई है। आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। बाइक सवार महिला गंभीर रूप से घायल हुई हैं। मनोहरपुर थाना इलाके में हाईवे पर माधोवेणी नदी पुलिया पर यह हादसा हुआ है। शाहपुरा में भीषण सड़क हादसे की खबर है। तो शाहपुरा में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां पर तेज रफ्तार एक बेकाबू कार ने बाइक सवार को माधोवेणी पुलिया पर टक्कर मारी है और इससे बाइक सवार महिला उछल करके 40 फीट तक नीचे जा गिरी। शाहपुरा में सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार का कहर शाहपुरा में भी देखने को मिला। हाईवे पर मनोहरपुर थाना इलाके में माधोवेणी नदी पुलिया पर यह हादसा हुआ। सड़क हादसे के बाद कार पलटी खा गई। दरअसल बाइक सवार महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, कार को साइड में किया, हाईवे को खुलवाया गया, यातायात सुचारू किया गया और इस हादसे की वजह से कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। बाइक सवार महिला पुलिया से 40 फीट नीचे गिरी है। दोनों घायलों को अस्पताल में दाखिल किया गया है, जहां पर उनका इलाज शुरू किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हीरालाल जुड़ चुके हैं मनोहरपुर से। हीरालाल, क्या जानकारी, कैसे यह सड़क हादसा हुआ, अभी क्या अपडेट है आपके पास? जी, मैं आपको बता दूं कि जो ये मामला है वो मनोहरपुर थाना इलाका का है, जहां पर एक बेकाबू कार ने आगे चल रही बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि जो बाइक सवार महिला थी वो उछलकर 40 फुट नीचे पुलिया से नीचे जा गिरी। हादसे में है जो महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। आसपास के ग्रामीणों ने जब हादसा उसे देखा तो वो मौके पे पहुंचे और घायल महिला को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे के दौरान हाईवे पे जाम भी लग गया, क्योंकि जो टक्कर इतनी तेज थी कि कार हाईवे पे पलट भी गई थी। कार सवार लोगों को हालांकि मामूली चोटें आई है। सूचना पर पुलिस मौके पे पहुंची और जो क्षतिग्रस्त वाहन थे उनको साइड में करवाकर यातायात सुचारू करवा दिया गया है। कुछ जानकारी मिली है इस महिला को लेकर के, कौन थी महिला और बाइक सवार जो घायल हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि जो घायल महिला है उसको हॉस्पिटलाइज किया गया है। पुलिस मौके पे है। जब महिला का इलाज पूरा हो जाएगा और महिला जब बयान देने की स्थिति में होगी, उसके बाद पता चल पाएगा कि महिला कहाँ की थी और कहाँ से कहाँ जा रही थी। हीरालाल, जिस तरीके से तेज रफ्तार से ये कार सवार लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाता हुआ आ रहा था, क्या इसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो रही है पुलिस की तरफ से? पुलिस ने है दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि पुलिस जो कार चालक है उसके खिलाफ मामला दर्ज करती है या नहीं करती। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया हीरालाल तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरह से जो कार चालक हैं या फिर वाहन चलाने वाले लोग हैं, वो जब तेज रफ्तार से लापरवाही से वाहन चलाते हैं तो दूसरों के लिए भी वो परेशानी का सबब बन जाते हैं और ऐसा ही हुआ। ये कार तेज रफ्तार से आ रही थी, अनियंत्रित हुई, बाइक को टक्कर मारी, जिससे बाइक सवार महिला और पुरुष घायल हुए हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के निवास के साथ फार्म हाउस और खाद बीज की दुकान के साथ साथ महामंदिर स्थित पैतृक आवास पर भी सीबीआई की तरफ से छापेमारी की गई। सीबीआई ने करीब 14 घंटे तक यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाए रखा। सीबीआई की टीम ने मंडोर क्षेत्र में स्थित अग्रसेन गहलोत के फार्म हाउस पर कार्रवाई शुरू की थी और इसके बाद उनके पावटा स्थित अनुपम कृषि नामक दुकान पर भी
सीबीआई की टीम पहुंची, यहां पर भी तलाशी ली गई। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सीबीआई का रास्ता भी रोका और जमकर नारेबाजी की है। केंद्र सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं। तो 14 घंटे तक सीबीआई की जांच यहां पर चली है। इससे पहले ईडी की तरफ से छापेमारी की गई थी और अब सीबीआई की तरफ से ये कार्रवाई, और इसे लेकर के कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। तो आपको बता दें कि अग्रसेन गहलोत सीएम अशोक गहलोत के बड़े भाई हैं और खाद के घोटाले के उन पर आरोप है। ज्यादा पैसों में उसको बेच करके और निजी कंपनियों को बेच करके मुनाफा कमाने के आरोप, और इसी को लेकर के लगातार कई साल पहले ये मामला सामने आया था और पिछले 6-7 साल से इस पूरे मामले को लेकर के ईडी की भी जांच चली। उसके बाद ईडी की छापेमारी भी हुई। हालांकि हाईकोर्ट से उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई थी अग्रसेन गहलोत की, और इसके बाद अब सीबीआई इस पूरे मामले में एक्टिव हुई। सीबीआई की तरफ से रेड की गई और इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के निवास स्थान पर यह सीबीआई की रेड पड़ी। साथ ही फार्म हाउस, खाद बीज की दुकान, तमाम जगहों पर तलाशी सीबीआई की चली। करीब 14 घंटे से ज्यादा तक सीबीआई का यह तलाशी अभियान चला। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीकानेर में रिश्ते शर्मसार हुए हैं। बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी, चाकू से कई बार पिता पर किए। मामूली कहासुनी के दौरान ही मर्डर करने की जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर है इस वक्त की बीकानेर से, रिश्तों का कत्ल करने की ये पूरी की पूरी घटना। रिश्ते शर्मसार हुए हैं। एक बेटे पर आरोप है कि उसने अपने ही पिता की चाकुओं से गोद कर निर्ममता से हत्या कर दी। इस हत्यारे बेटे ने अपने पिता पर चाकुओं से कई वार किए। दरअसल पूरा मामला मामूली कहासुनी का, जिससे ये विवाद पैदा हुआ और उसके बाद ये बेटा हिंसक हो गया, अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। नया शहर थाना इलाके का मामला है। सर्वोदय बस्ती क्षेत्र की घटना है, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर मनोज दाल मिल के पास रहने वाले पिता और पुत्र का आपस में विवाद हुआ था जानकारी के मुताबिक, और इसी दौरान गुस्साए बेटे ने अपने पिता पर हमला कर दिया। चाकुओं से इतने वार किए जब तक उसके पिता की मौत नहीं हो गई। और यह भी जानकारी मिली है कि हत्यारा बेटा अशोक और उसके पिता रामचंद्र दोनों शराब पिए हुए थे। शराब पीने के बाद दोनों में आपस में झगड़ा हुआ और इसी दौरान शराब के नशे में इस बेटे ने अपने पिता पर इतने वार किए चाकुओं से कि पिता की मौत हो गई। और आरोपी बेटे ने चाकू से वार करते हुए अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ की जा रही है, थाने उसे ले जाया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ बीकानेर से हमारे संवाददाता मनीष दादीज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, ये रिश्तों का कत्ल करने की पूरी वारदात खौफनाक वारदात है, जहां पर एक बेटे पर ही आरोप है कि उसने पिता का कत्ल कर दिया। क्या है पूरा मामला? जी, बीकानेर में कल रात को रिश्तों को शर्मसारित करने वाली एक घटना घटित हुई है, जहां पर एक बेटे ने अपने ही बाप को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल बाप और बेटे दोनों ही जो है नया शहर थाना क्षेत्र के निवासी हैं। सर्वोदय बस्ती में दोनों रहते थे और घर पर दोनों ही अकेले थे। इस दौरान दोनों ने पहले अपने घर पे बैठ करके शराब पी और शराब पीने के दरमियान दोनों के बीच में कोई बात को लेकर के, किसी मामले को लेकर के कहासुनी होकर कहासुनी से नाराज इतना हो गया उसका बेटा, जिसने कि अपने बाप की जो 95 साल के थे रामचंद्र मेघवाल, उनकी जो है हत्या कर दी और हत्या करने के बाद वह वहां से फरार हो गया। फिलहाल जो है जब सुबह लोगों को घटना की जानकारी मिली तो उस समय पुलिस को जानकारी दी गई। उसके बाद मौके पर नया शहर थाना पुलिस पहुंची है और जो शव था उसको अस्पताल के मोर्चरी में पहुंचाया गया था। उसके बाद में जो फिलहाल जो पुलिस है वो उसने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थोड़ी देर बाद में आरोपी को भी आज गिरफ्तार कर लिया गया था। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। जी, क्या करता था ये बेटा? कोई जानकारी मिली है कि आखिरकार किस बात पर झगड़ा हुआ और ये बात इतनी आगे बढ़ गई कि इस हत्यारे बेटे ने अपने ही पिता का कत्ल कर दिया? जी, अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके तहत अशोक नाम का ये युवक था, जो कि फिलहाल बेरोजगार ही था और अपने घर पर अपने पिता से किसी बात को लेकर के इसकी
जो है झगड़ा हो गया था और बेरोजगारी के चलते युवक जो है वो शराब का नशा करने लगा था, शराब पीने लग गया था और साथ ही साथ में इसके जो बुजुर्ग पिता हैं वो भी उस समय इसके साथ में बैठे थे और इसी दरमियान किसी बात को लेकर के इनके आपस में झगड़ा हो गया और जिससे जो आग बबूला होने के बाद में अशोक ने अपने पिता की मौत के घाट। मनीष, क्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस की तरफ से? हत्या करने के बाद में युवक मौके से फरार हो गया था, लेकिन जब आस पड़ोस के लोगों ने जब सूचना दी पुलिस को और उसके बाद में जब पुलिस मौके पर पहुंची तो सबसे पहले तो शव को अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया और उसके बाद में पुलिस है जो आरोपी की तलाश में जुटी रही, जिसको थोड़ी देर बाद में पुलिस ने अशोक को, इस युवक को गिरफ्तार कर लिया था। चलिए, बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए। तो हत्यारे बेटे को गिरफ्तार किया गया, इससे पूछताछ की जा रही है। नौकरी नहीं थी और इसी वजह से लगातार तनाव में था, अपने पिता से झगड़ा किया और पिता की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। चलिए आगे बढ़ेंगे। जिस बिसलपुर बांध से जयपुर, टोंक और अजमेर को पेयजल की आपूर्ति की जाती है, उसे लेकर के परेशान करने वाली खबर है। ये खास रिपोर्ट देखिए। राजस्थान की जलापूर्ति भगवान के भरोसे है। जी हां, मानसून आने को है और राजस्थान के जो बांध हैं उनका कंठ सूखने लगा है। अगर इंद्रदेव मेहरबान नहीं हुए तो राजस्थान के इन तमाम बांधों के अंदर पानी का एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। राजस्थान में पानी के हालात को लेकर स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है। आलम यह है कि प्रदेश का सबसे अहम बांध बीसलपुर लगातार सूखता जा रहा है। जी हां, जयपुर, टोंक और अजमेर की लगभग 1 करोड़ की आबादी को पेयजल की आपूर्ति करने वाले बीसलपुर बांध में अब रोज 2.5 सेंटीमीटर पानी कम हो रहा है। इस बार बांध की सेहत पर पिछले वर्ष कमजोर मॉनसून का असर भी साफ नजर आ रहा है। बीते जून के मुकाबले इस जून में 70 सेंटीमीटर यानी 1.9 टीएमसी पानी कम है। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, उच्च स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस बारे में चिंतित रह के कई बार पेयजल समस्या को लेकर रिव्यू मीटिंग कर चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जितने जो हमारे पास शिकायतें आ रही हैं उन शिकायतों का हम निस्तारण करें। हालात विकट होते जा रहे हैं। जिम्मेदारों की निगाहें अब इंद्रदेव पर टिकी है। प्रदेश का जलदाय विभाग इस उम्मीद में है कि मॉनसून में अच्छा पानी बरस जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। बीसलपुर में लगातार बढ़ती पानी की मांग की वजह से बांध में महज 0.242 बीसीएम पानी बचा है। बांध की कुल भराव क्षमता का महज 22%। बीसलपुर से जुलाई के अंत तक ही पानी की सप्लाई हो सकती है। ऐसे में जुलाई के अंत तक पानी नहीं आया तो क्या होगा ये कोई नहीं जानता। जल की उपलब्धता बहुत है। देश का 10% से अधिक भूभाग और 1.7% के आसपास सतही जल। आप अंदाजा कर सकते हैं कि राजस्थान में पेयजल की स्थिति कितनी खतरनाक है। बीसलपुर को लेकर जलदाय विभाग ज्यादा चिंतित है क्योंकि जयपुर समेत कई अहम शहरों की पेयजल व्यवस्था इसी के भरोसे है और विभाग अब भगवान भरोसे है। जलदाय विभाग के मंत्री इस पूरे मामले को लेकर के आश्वस्त हैं कि भगवान इस बार बहुत मेहरबान होंगे और राजस्थान में मानसून से अच्छी बरसात होगी ताकि राजस्थान में पानी की जो व्यवस्था है वो की जा सके। देखना ये होगा कि राजस्थान के अंदर मानसून की मेहरबानी कितनी रहती है और जलदाय विभाग की पेयजल को लेकर के क्या तैयारियां रहती है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। चलिए आगे बढ़ेंगे। उदयपुर के गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने 15 वर्षीय एक मरीज की जटिल सर्जरी कर उसे नया जीवन प्रदान किया है। यह ऑपरेशन मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत निःशुल्क किया गया है। मूलतः झाड़ोद के रहने वाले दिनेश नाम के मरीज रूमेटिक हृदय रोग से ग्रसित थे और गीतांजलि हॉस्पिटल के चिकित्सकों ने दिनेश का अत्याधुनिक तकनीक से युक्त एक्मो मशीन से इलाज किया और स्वस्थ जीवन प्रदान किया है। गीतांजलि अस्पताल की ये उपलब्धि जिससे मरीज और उनके परिवार के लोग भी अब खुश हैं और शुक्रिया अदा कर रहे हैं अस्पताल के डॉक्टरों का जिन्होंने उनका इलाज किया। उदयपुर के गीतांजलि मेडिकल कॉलेज अस्पताल की खामियाबी जिसमें 15 साल के एक मरीज की जटिल सर्जरी की गई।
और उसे नया जीवन दिया गया है। पूरी तरीके से तकनीक से आधारित ये जटिल सर्जरी करने के बाद अब मरीज जो है वो ठीक है। ये पूरा का पूरा ऑपरेशन निःशुल्क किया गया, क्योंकि प्रदेश में चल रही मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत ये ऑपरेशन निःशुल्क था। मूलतः झाड़ोल के रहने वाले दिनेश नाम के मरीज की ये रूमेटिक हृदय रोग से ग्रसित था, जिसकी सर्जरी की गई और अब वो इस रोग से मुक्त हो गया है, ठीक है, साधारण जीवन जी सकता है। उधर दौसा जिले में पैंथर का कुनबा बढ़ता जा रहा है। जिले की लांका की पहाड़ियों में 4 पैंथर एक साथ दिखाई दिए हैं। ये पहला मौका था जब दौसा जिले में इतनी बड़ी संख्या में पैंथर एक साथ दिखाई दिए हों। जैसे ही पहाड़ी पर 4 पैंथर एक साथ दिखाई दिए, वन विभाग को सूचना दी गई। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आसपास के ग्रामीणों को पाबंद किया गया कि वे पहाड़ी के इलाके में नहीं जाएं। इस मामले में डीएफओ वी केतन कुमार का यह कहना है कि पहाड़ी की बनावट इस तरह की है कि वहां पर पैंथर फैमिली आराम से रह सकती है और ऐसे में वन क्षेत्र में पैंथर होने के कारण आम जनता को परेशानी होने की संभावना नहीं है। लेकिन फिलहाल तस्वीरों में आप देखिए 4 पैंथर एक साथ, पूरा का पूरा पैंथर का कुनबा। ये लाल घेरे में आप इन पैंथर को देख सकते हैं जो पूरा पहाड़ी के टॉप पर है और 4 पैंथर एक के बाद एक इस तरह से 4 पैंथर ग्रामीणों ने पहली बार इस इलाके में एक साथ देखे हैं और पूरे इलाके में इस बात को लेकर के दहशत है। तुरंत लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी है, लेकिन वन विभाग कह रहा है कि लोग इस पहाड़ी के इलाके में नहीं जाएं, पैंथर की फैमिली वहां पर रह सकती हैं। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की तरफ से 12वीं बोर्ड के दिव्यांग और मूक बधिर छात्रों की परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए हैं, जिसमें 12वीं बोर्ड के कला वर्ग में दौसा के रवि कुमार मीणा ने कमाल कर दिया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गंडरावा में पढ़ने वाले रवि कुमार मीणा ने हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल विषय में 100 में से 100 नंबर प्राप्त किए हैं। सभी विषयों में रवि कुमार मीणा के पूरे नंबर हैं। छात्र रवि कुमार मीणा के दोनों पैर काम नहीं करते हैं, लेकिन पढ़ने में उतने ही तेज है रवि। दिव्यांग रवि ट्राई साइकिल से स्कूल जाते थे, उसके बाद घर पर 6 से 8 घंटे तक रोजाना पढ़ाई करते थे और इसी का परिणाम यह हुआ कि रवि कुमार मीणा ने एक मुकाम हासिल किया है, राजस्थान में कीर्तिमान स्थापित किया है और रवि कुमार मीणा ने 12वीं बोर्ड कला वर्ग में 100% अंक प्राप्त किए हैं। हर विषय में 100% अंक हैं। अपने आप में अनूठा कीर्तिमान है ये। और इसके बाद रवि को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। तमाम लोगों ने रवि को बधाई दी है, उसके हिम्मत हौसले की भी तारीफ की है कि तमाम शारीरिक परेशानियों के बावजूद भी रवि ने हिम्मत नहीं हारी, पढ़ाई का दामन थामे रखा और उसका नतीजा ये हुआ कि 12वीं कला बोर्ड परीक्षा में रवि ने पूरे में से पूरे अंक हासिल किए हैं। रवि की मार्कशीट जो है देख करके हर कोई दंग है, किस तरीके से 100 में से 100 नंबर रवि के आए हैं। कहीं कोई एक भी गलती मात्रा की भी रवि ने नहीं की उत्तर पुस्तिका में और इसी वजह से पूरे में से पूरे मार्क्स रवि को मिले हैं। रवि की सफलता पर परिवार से लेकर के रवि के शिक्षकों में भी खुशी है। रवि मीणा लगातार पढ़ाई करते रहे, अपने हौसले और जज्बे से सबको खुशी दे रहे हैं। वहीं हम सभी चाहते हैं कि हमारा अपना सबका सपनों का घर हो, लेकिन योजना बनाने से पहले कुछ बहुत जरूरी बातें हैं जो हम सबको जाननी बेहद जरूरी है। आप भी देखिए कि वो जरूरी बातें आखिरकार क्या हैं। आपके सपनों का घर बनाते समय निर्माण से जुड़ी काफी सारी सामग्री का प्रयोग किया जाता है, जो आपके घर को सॉलिड बनाती है। ये सामग्री चुनते और खरीदते समय हमें सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि कब हमें कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता है और उनकी गुणवत्ता को निर्धारित कैसे किया जाए। इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।